हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ एक ऐसी जबरदस्त मूवी के साथ जिसमें मौजूद ट्विस्ट, थ्रिल और रोमांस आपको बहुत ही मजा कराने वाला है। बट बिफोर वी स्टार्ट द मूवी, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मूवी के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं हमारी फीमेल लीड लिंक को, जिसके सामने इस वक्त जॉन्ग खड़ा था और उसे कह रहा था, तुमने सोचा भी कैसे मुझे धोखा देने के बारे में? तुम्हें याद रखना चाहिए था कि हमारा साथ बचपन का है और इसके बदले में तुम्हारी जान भी जा सकती थी। लेकिन अचानक से उसकी आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि ये सिर्फ एक बुरा सपना था। तभी उसके पास बैठा यान कहने लगा कि तुम क्यों परेशान होती हो, कल हमारी शादी होने वाली है और उसके बाद सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तुम बस अब अपने लिए वेडिंग ड्रेस चूज करो, इसके अलावा किसी भी चीज के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। और साथ ही उसे किस करते हुए उसे प्रॉमिस करने लगा कि मैं एक अच्छा हस्बैंड और अच्छा फादर बनूंगा। सीन शिफ्ट होता है तो हम लिंक को देखते हैं, जो इस वक्त फोन पे बात करते हुए कह रही थी कि प्लीज ये सब जल्दी खत्म करवाओ, मैं इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। दूसरी तरफ से उसे यकीन दिलाया जाता है कि उसकी शादी पर क्रैकडाउन जरूर होगा और उसे मजीद इंतजार नहीं कराया जाएगा। इसके साथ ही ऑफिसर उसे कहने लगी, तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम कौन हो। लिंक को अपने ऑफिसर की बातें याद आने लगी, जिन्होंने उसे कहा था कि तुम्हारा मिशन यैन को तबाह करना है, उसको जान से मारकर उसकी सारी फोर्सेस खत्म करवा दो। और इसके जवाब में उसने अपने ऑफिसर को इस मिशन के कंप्लीट होने की गारंटी दी थी। इतने में दरवाजा खुलने पर मेड अंदर आकर बताती है कि आपका वो कस्टमाइज्ड वेडिंग ड्रेस जिसका ऑर्डर आपने 3 महीने पहले दिया था वो तैयार होकर आ चुका है, इसलिए प्लीज आप वो ट्राई कर ले ताकि पता चल सके कि साइज ठीक है या नहीं। नेक्स्ट सीन में हम लिंक को ब्राइडल लुक में देखते हैं, जो अपने हाथ में मौजूद गन को देखते हुए कह रही थी कि बिलाखिर आज ये सारा तमाशा खत्म होने जा रहा है। कुछ ही देर में शादी हो चुकी थी, तभी विंडो में मौजूद स्नाइपर यान का निशाना लेता है, लेकिन वो यान को शूट करता है इससे पहले ही यान अपने आप को बचा लेता है। वहाँ पर सिर्फ एक ही स्नाइपर नहीं बल्कि और भी बहुत सारे फाइटर्स थे, लेकिन यान के आदमी उन सबको निमट लेते हैं। कुछ देर बाद यान लिंक के पास आकर कहने लगा, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि ये कौन लोग हैं और इन्हें हमारी शादी से क्या मसला है, लेकिन प्लीज प्लीज तुम अपना मूड खराब मत करो। मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारी जिंदगी का एक बड़ा दिन है, लेकिन मैं इन सबको निमट लूंगा। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि हम दोनों दोबारा शादी करेंगे और अगली बार मेरी शादी की सेरेमनी इससे भी ज्यादा बड़ी होगी, प्लीज तुम परेशान मत हो। लेकिन वो लिंक को मजीद तसल्ली दिलाता इससे पहले ही लिंक उसको शूट कर देती है और कहने लगी, ठीक है कि तुम इम्पोर्टेंट थे, लेकिन तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए मेरा मिशन था। मूवी के अगले सीन में हमें बताया जाता है कि यान की डेथ को 3 साल हो चुके हैं। तभी हम लिंक को देखते हैं, जिस वक्त जॉन्ग के साथ उसकी गाड़ी में मौजूद थी। इतने में कुछ बाइक्स बहुत ही तेजी से उनकी गाड़ी को ओवरटेक करते हुए उनके पास से गुजर गई, जिस पर जॉन्ग को गुस्सा आ जाता है और वो गाड़ी से उतरते ही कहने लगा कि अगर अपने बाप की औलाद हो तो जरा रुक कर दिखाओ। लिंक गाड़ी से उतरकर कहने लगी कि जॉन्ग प्लीज इस तरह से गुस्सा मत हो, देखो वो लोग काफी सारे हैं जबकि तुम एक हो। जिस पर वो कहने लगा कि मुझे अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए परेशानी हो रही है, अगर गाड़ी लग जाती और तुम्हें कुछ हो जाता तो। जिस पर वो कहने लगी, मुझे कुछ नहीं हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वैसे भी तुम अच्छे से जानते हो कि मैं बहुत अच्छा फाइट कर लेती हूँ। जॉन्ग लिंक को बताता है कि वो उसके लिए कितना पॉजेसिव है। तभी लिंक उसके गले में मौजूद चेन को उतार लेती है और उसे कहने लगी कि आज वो दिन आ ही गया है जिसका तुम्हें हमेशा से इंतजार था। फ्लैशबैक के थ्रू हम जॉन्ग को देखते हैं, जिस वक्त लिंक से कह रहा था कि मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अच्छे से जानता हूँ कि अभी तुम इस सब के लिए रेडी नहीं हो, इसलिए जो रिंग मैंने तुम्हारे लिए खरीदी हुई है वो मैंने इस चेन में लगाकर गले में पहनी हुई है। जब तुम रेडी हो जाओगी तो मैं तुम्हें प्रपोज करूंगा। वापिस आते हैं प्रेजेंट की तरफ, जहाँ लिंक जॉन्ग से कह रही थी कि मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ, जिस पर जॉन्ग को तो जैसे यकीन ही नहीं आ रहा था। लिंक को रिंग पहनाने के बाद वो उसे अपने हाथों में उठाकर झूमने लगा। उन दोनों में से किसी को भी आइडिया नहीं था कि बाइक पर मौजूद राइडर उन दोनों पर गहरी नजर रखे हुए है। लिंक को दोबारा से राइडर की वो नजरें छुपने लगी जो वो अभी उस पर घाड़ कर किया था। 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में भी वो इन नजरों को पहचान सकती थी। जॉन्ग जा चुका था, तभी बाइक पर बैठा हुआ यान लिंक के पीछे आने लगा और ये देखते ही वो वहाँ से भागने लगी। एक्चुअली वो बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी। फ्लैट में आते ही वो अपने डिफेंस के लिए गन निकाल लेती है। तभी उसको याद आता है कि ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उसको बताया गया था कि उसकी शूट करने की वजह से यान बुरी तरह से जख्मी हो चुका था। उसे ये भी बताया गया था कि ट्रायल के बाद यान को फांसी दे दी गई थी क्योंकि उसे सजाए मौत सुनाई गई थी। इतने साल बाद यान का दोबारा से सामने आना लिंक को बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहा था और उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि इस सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए। लिंक विंडो की तरफ बढ़ती है, तभी उसके पीछे खड़ा यान उसके सर पर गन रखते हुए कहने लगा कि 3 साल हो चुके हैं और हमने एक दूसरे को देखा भी नहीं। यांग लिंक के करीब आने के बाद उसके लम्स को महसूस करते हुए उसके हाथ में मौजूद गन को लेने के बाद कहने लगा कि क्या तुम जानती हो, जब मैं जेल में था तो एक दिन में कितनी दफा तुम्हारी पिक्चर देखा करता था, लेकिन अब जब मैं उस सब के बारे में सोचता हूँ तो एक्चुअली वो मेरी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि
तुम जैसी लड़की कभी भी एतबार के काबिल नहीं होती। और साथ ही गन उसके दिल पे रखते हुए कहने लगा, तुम वही हो ना जिसने मुझे यहाँ पर शूट किया था। जिस पर एक्सप्लेन करने लगी कि देखो वो मेरा मिशन था, उस वक्त मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मेरी मजबूरी थी। लेकिन यैन उसे चुप रहने के लिए कहता है और साथ ही कहने लगा, इसका मतलब है कि तुमने मुझे अप्रोच ही अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए किया था, इससे ज्यादा तुम्हारे मन में मेरे लिए कुछ भी नहीं था। यैन उसके हाथ में मौजूद रिंग को निकालते हुए कहने लगा, तुम्हें लगता है कि तुम एक हैप्पी लाइफ गुजारोगे और मैं खड़े होकर तुम्हारा तमाशा देखता रहूंगा, ऐसे नहीं होने वाला। इस पर लिंग कहती है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन याद रखो कि मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस पर यैन उसके ऊपर गन रखते हुए कहने लगा कि मैं तुम्हें मार भी दूंगा, लेकिन वो अच्छे से जानता था कि वो ये काम कभी भी नहीं कर सकता। तभी वो उसके करीब आने लगा, जिस पर लिंग बुरी तरह से रेजिस्ट करती है। यैन देखता है कि उसका बनाया हुआ टैटू अब वहाँ पर मौजूद ही नहीं। तभी वो कहने लगा कि तुमने कितने अच्छे से खुद को साफ कर दिया है, ऐसे जैसे यहाँ पर कुछ था भी नहीं, लेकिन मैं दोबारा से तुम्हें गंदा करने के लिए आया हूँ। और इसके साथ ही उसे लेकर सोफे की तरफ बढ़ते हुए उसके साथ जबरदस्ती करने लगा और साथ ही उसे कहता है, मैंने सुना कि तुम्हारा फियांसे एक बहुत अच्छा इंसान है। इसके जवाब में लिंग कहने लगी कि मेरा फियांसे तुम्हारे या मेरे पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानता और न ही उसे इस सब में इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत है। अच्छा होगा कि तुम उससे दूर रहो। इतने में लिंग को जोंग की आवाज आती है, जो नॉक करते हुए कह रहा था कि लिंग तुम अपनी कुछ चीजें गाड़ी में भूल आई हो, मैं तुम्हें वो देने के लिए आया हूँ, जल्दी से दरवाजा खोलो। लिंग जोंग से कहती है कि एक्चुअली मैं शावर लेने के लिए जा रही थी, इसलिए बाहर नहीं आ सकती, तुम सारी चीजें वहाँ पर रख दो, मैं उठा लूंगी। जोंग जा चुका था, तभी यैन लिंग से कहने लगा, तुम्हें उसको अंदर आने देना चाहिए था, आखिर तुम मेरी वाइफ हो। वो हम दोनों को इस तरह एक दूसरे के करीब देखता तो उसे अच्छा लगता। हमारी शादी हो चुकी थी, तुम्हें याद है ना, और वैसे भी जोंग एक अच्छा इंसान है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस तरह से उसे धोखा देना चाहिए। जिस पर लिंग कहने लगी कि तुम अपनी हद में रहो, तुम्हें मेरे साथ जो करना है करो, मुझे शूट करना चाहते हो तो कर दो, लेकिन याद रखो कि मेरे नजदीक मौजूद लोगों से दूर रहो, मेरी वजह से किसी को भी नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना भी मत। जिसके जवाब में यैन कहने लगा, क्या तुम भूल चुकी हो, आज से 3 साल पहले मैं भी तुम्हारा बहुत करीबी था, मुझे बचाने के बारे में तो तुमने कभी भी नहीं सोचा होगा, मुझे हल्के में लेने के बारे में सोचना भी मत। इस बार तुम्हारे साथ वो करूंगा कि सारी जिंदगी मुझसे रहम की भीख मांगती रहोगी। यैन जा चुका था, तभी लिंग कहने लगी कि ये तुम्हारा सबसे बड़ा सपना है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मूवी के अगले सीन में हम यैन को देखते हैं, जो इस वक्त अपने सिस्टर से कह रहा था कि जाओ और उसके करीब मौजूद गंदे लोगों के साथ वो करो कि वो मेरे सामने झुकने पर मजबूर हो जाए। अगले सीन में हम लिंग को देखते हैं, जो एक दफा फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ कांटेक्ट में थी और उन्हें बताती है कि यैन दोबारा से लौटकर आ चुका है। इस पर उसको यकीन दिलाया जाता है कि वो जरूरत से ज्यादा सोचकर खुद को परेशान कर रही है, क्योंकि यैन को फांसी हो चुकी है, इसलिए उसका लौटकर आना इम्पॉसिबल है। लेकिन ऑब्वियसली लिंग बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हुई थी और वो कहने लगी कि सेम लुक्स और सेम आंखें वो कैसे भूल सकती है, स्पेशली जब उसको पास्ट भी सारा याद हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑर्गेनाइजेशन उसकी किसी भी बात पर यकीन करने के लिए रेडी नहीं थी। नेक्स्ट सीन में हम लिंग के डैड को देखते हैं, जो अपने घर पर मौजूद थे। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस उन्हें बताती है कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आपको अरेस्ट किया जाता है, जिस पर वो कहने लगे कि तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, तुम लोगों को आइडिया नहीं कि मैं कितना अप्रोचेबल इंसान हूँ। लिंग वहाँ आती है तो उसे तो इस सब पर यकीन ही नहीं आ रहा था, लेकिन डैड कहने लगे मुझे पूरा यकीन है कि इस पुलिस को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैं कुछ ही देर में वापस आ जाऊंगा। लिंग इस सारी सिचुएशन को समझ पाती, इससे पहले ही उसे कंपनी से कॉल आ जाती है, जिसमें उसको बताया जाता है कि कंपनी के टॉप इन्वेस्टर ने कंपनी की इन्वेस्टमेंट रोक दी है, जिसकी वजह से कंपनी में कैओस शुरू हो सकता है। उसकी नजर न्यूज में जाती है, जिसमें बताया जा रहा था कि कंपनी के टॉप इकोनॉमी पिलर्स में यैन शामिल है और ये कि उसकी पावर और वर्थ अब पहले से भी दुगनी हो चुकी है। लिंग अच्छे से जानती थी कि अगर कोई उसे इस सिचुएशन से निकाल सकता है तो वो सिर्फ यैन है। तभी वो कुछ ही देर में यैन के पास पहुंच चुकी थी और उसे कहने लगी कि प्लीज ये सब बंद कर दो। वो यैन का हाथ पकड़ के कह रही थी कि तुम मेरे साथ जो चाहे कर सकते हो, लेकिन प्लीज मेरे करीब मौजूद लोगों को नुकसान मत पहुंचाओ। इस पर यैन को पास्ट में लिंग के साथ गुजारा हुआ समय याद आने लगा और वो लिंग से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहने लगा, वो वक्त जा चुका है कि मेरा हाथ पकड़ के तुम कोई भी रिक्वेस्ट करती और मैं आंखें बंद करके तुम्हारी बात मान लेता। और साथ ही उसे धमकाते हुए कहने लगा कि मेरे सामने अपनी ये फेक इनोसेंट लुक मत लाया करो, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम आस्तीन का सांप हो। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसको एक ड्रेस देते हुए कहने लगा कि अगर तुम चाहती हो कि सब अच्छा रहे तो तुम्हें मुझे ओबे करना होगा, ये ड्रेस पहनकर मेरे साथ एक सोशल इवेंट में जाने की तैयारी करो। यैन के जाने के बाद लिंग मन ही मन में कहने लगी कि अपने प्यारों को बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जाने के लिए रेडी हूँ। नेक्स्ट सीन में लिंग यैन के कहने पर बार में पहुंच चुकी थी। तभी यैन उसे शन के पास बैठने के लिए कहता है, जबकि खुद उसके पास ली बैठी हुई थी। शन उसकी कुर्बत को फील करने की कोशिश करता है। तभी वो कहने लगे कि तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, इसलिए अच्छा होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। इसके जवाब में
में शेन उसे कहता है तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने देने वाला। अब तुम्हारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस है, या तो तुम्हें इस रूम में मौजूद सभी लड़कों को किस करना होगा या फिर तुम्हें यान को किस करना होगा, जो कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम नहीं करने वाली। लेकिन लिंग यान के करीब आते हुए उसे पैशनेटली किस करने लगी, जिसके रिएक्शन में यान पहले तो उसे खुद से दूर कर देता है, लेकिन जल्द ही उसके करीब आते हुए उसे किस करने लगा। लिंग को इस तरह से यान के करीब देखकर ली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, जबकि उन दोनों के पैशन को देखते हुए शेन कहने लगा कि मुझे लगता है कि हम लोगों को ये रूम खाली कर देना चाहिए। लेकिन वो सब बाहर जाते हैं, इससे पहले ही यान लिंग को लेकर बाहर आ जाता है और कुछ ही देर में वो दोनों एलिवेटर में मौजूद थे। यान लिंग से कहने लगा मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे तुम्हें कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए, अपनी वाइफ के तौर पर या जोंग के फियांसे के तौर पर, या एक ऐसे एजेंट के तौर पर जो अपने मिशन को जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अपने गुस्से और बदले की आग के बावजूद भी यान खुद को लिंग से रोकने में बुरी तरह से नाकाम था। मौके का फायदा उठाते हुए लिंग उसे कहने लगी कि देखो मेरे डैड को जाने दो, तुम अच्छे से जानते हो कि इस तरह उनकी पूरी कंपनी बैंकक्रप्ट हो सकती है। लेकिन उसकी बात को इग्नोर करते हुए यान उसे कहने लगा मुझे लगता है कि तुम्हारे फियांसे की कंपनी भी कुछ खास अच्छी नहीं चल रही। क्या तुम जानती हो कल उसने मुझे 2 दफा इन्वेस्टमेंट के लिए कॉल की है, बल्कि अभी भी वो मुझे कॉल कर रहा है। जोंग उसे कॉल करता है तो वो बताता है कि मैं इस वक्त बार में मौजूद हूँ, मैं एलिवेटर में हूँ, तुम मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। जबकि लिंग उसे ऐसा करने से रोक रही थी। कुछ देर में जोंग उनके सामने मौजूद था और वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे, लेकिन यान उसकी तरफ पीट करते हुए कहने लगा कि एक्चुअली इस वक्त मैं अपनी प्राइवेसी एंजॉय करना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि हमें किसी और दिन मीटिंग रखनी चाहिए। जबकि खुद लिंग को लेकर वो अपनी गाड़ी तक पहुंच चुका था। वो लिंग के करीब आने लगा, जिस पर वो कहती है कि पीछे हट जाओ, तुम जानते हो कि जोंग यहीं पर मौजूद है। यान उससे पूछता है मुझे समझ नहीं आ रही तुम उसे इतना डर क्यों रही हो, जिस पर वो कहने लगी कि वो मेरा फियांसे है, ऑब्वियसली वो हम दोनों को इस तरह एक साथ नहीं देखना चाहेगा। इसके जवाब में वो कहता है कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचता है मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अगर मैं चाहूँ तो मेरे और तुम्हारे रिलेशनशिप को पब्लिक करने के 101 तरीके हैं, लेकिन मैं तुम्हें लटका कर रखना चाहता हूँ। जिस पर वो कहने लगी मैं बहुत अच्छे से जानते हो कि मुझे टॉर्चर करके तुम्हें मजा आता है, मुझे हैरास कर सकते हो, बाद में सब लोगों के सामने मुझे झुककर माफी मांगने के लिए मजबूर कर सकते हो, मेरे डैड के अरेस्ट वारंट जारी करवा सकते हो, लेकिन अगर इस सब के बावजूद भी तुम्हारी बस न हुई तो फिर क्या करोगे। यानी उसे कहने लगा कि जब तक तुम मुझे सेटिस्फाइड ना करो मैं तुम्हारी किसी भी रिक्वेस्ट को कंसीडर नहीं करने वाला। और हाँ, ये तो सोचना भी मत कि मुझे तुम पे तरस आ जाएगा, क्योंकि अब से तुम मेरे लिए सिर्फ एक खिलौना हो। इस खिलौने के साथ मैं तब तक खेलता रहूंगा जब तक मेरा जीना भर जाए। जबकि दूसरी तरफ हम शेन को देखते हैं, जो इस वक्त काफी गुस्से में था और कह रहा था इन सबको लगता है कि मैं सबकी बकवास बर्दाश्त करता रहूंगा और मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आएगा। ली हो या लिंग, मैं उन दोनों में से किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। इन दोनों को वो सबक सिखाऊंगा कि सारी जिंदगी याद रखेंगी, लेकिन याद रखो इस सब में मेरा नाम नहीं आना चाहिए। अगले सीन में हम लिंग को देखते हैं, जो एक दफा फिर अपने एजेंसी के साथ कांटेक्ट में थी और उसको बताया जा रहा था कि यान की सारी इन्वेस्टिगेशन की जा चुकी है। इस लड़के की शक्ल और इसका नाम यैन है, लेकिन ये यैन नहीं है और इस बात पर हम पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन कर चुके हैं। जिस पर वो कहने लगे कि ये बात बिल्कुल भी काबिल यकीन नहीं है। उसे बताया जाता है कि अब सिर्फ एक ही रास्ता है कि यैन का डीएनए टेस्ट कराया जाए। जिस पर वो कहने लगी कि मेरे पास बिल्कुल भी ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है जिसमें मैं उसका ब्लड या उसका हेयर हासिल कर सकूं। लेकिन खैर कुछ भी हो, मैं जरूर चाहूंगी कि ये सब कंफर्म हो जाए। लेकिन जैसे ही वो कॉल ड्रॉप कर देती है उसको किडनैप कर लिया जाता है। सीन शिफ्ट होता है तो हम लिंग को देखते हैं, जिसे इस वक्त रस्सियों से बांधा गया था और वो कह रही थी कि देखो मैं जानती हूँ कि मुझे किडनैप करने के लिए तुम लोगों को किसी ने पैसे दिए होंगे। मैं तुम लोगों से प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें उससे बड़ी अमाउंट दूंगी, लेकिन प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। जिस पर शेन कहने लगा कि तुम एक बहुत ही मास्टर लड़की हो, मुझे समझ आ रही है कि किस तरह तुमने यैन का दिल जीता होगा। इतने में वहाँ पर ली को लाया जाता है, जिसको देखते ही शेन कहने लगा कि तुम्हारे हाथों में उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो सारी जिंदगी याद रखेगा। इसके जवाब में ली कहने लगी याद रखो कि अगर यैन को पता चला कि तुम लोग मेरे साथ ये कर रहे हो तो वो तुम लोगों को कहीं का भी नहीं छोड़ेगा। जिस पर वो कहने लगा कि मुझे धमकियां देना बंद करो। लेकिन ली भी कहाँ इतनी आसानी से डरने वाली थी। तभी कहने लगी कि तुम एक ना मर्द इंसान हो जो मर्दों का गुस्सा औरतों पर निकालता है। अगर इतने ही मर्द हो तो मैदान में यैन का मुकाबला क्यों नहीं कर लेते हैं। जिस पर शेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। तभी वो कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बड़बड़ कर रही हो, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि ये तुम्हें कितना महंगा पड़ने वाला है। अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। तुम्हारी इज्जत तार तार करके तुम्हें जान से मारकर तुम्हारी वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल न कर दिया तो तुम देखना, तुम्हें तब आइडिया होगा कि शेन की कैद में होना कैसा होता है। वो बहुत ही गुस्से में ली की तरफ बढ़ने लगा। तभी लिंग उसे कहती है कि तुम्हारी स्ट्रेटेजी अच्छी है लेकिन तुम बहुत अच्छे खिलाड़ी नहीं हो। इस पर शेन उसे पूछने लगा कि तुम क्या कहना चाह रही हो। तभी लिंग एक्सप्लेन करती है मुझे लगता है कि इसकी इज्जत लूटने से पहले तुम्हें इसकी शक्ल बिगाड़ देनी चाहिए। जब इसे असली तकलीफ में देखकर तुम्हें सुकून मिलेगा तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें इसके साथ क्या करना चाहिए था। और हाँ, मेरे बारे में तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन
इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल गलत है। मुझे यैन की मिस्ट्रेस समझते हो, लेकिन एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है। यैन मेरा दुश्मन है जो सिर्फ मुझसे अपना बदला लेना चाहता है। याद रखो, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इसलिए तुम्हें मुझसे दोस्ती कर लेनी चाहिए। जिस पर शैन कहने लगा, एक्चुअली तुम ठीक ही कह रही हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब तुम्हें ली के साथ खुद करना चाहिए, क्योंकि जब एक औरत दूसरी औरत की जिंदगी बर्बाद करती है तो क्या ही बात होती है। लिंग के मांगने पर उसे लाइटर दिया जाता है और वो ली के करीब आते हुए उसे कहने लगी कि अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात को एंजॉय करना शुरू कर दो, लेकिन साथ ही विस्पर करते हुए कहने लगी कि यहाँ से भागने की तैयारी करो। इस वक्त हम दोनों को स्ट्रॉन्ग बनना होगा, वरना ये लोग हमें कभी भी जिंदा नहीं जाने देंगे। वहाँ पर मौजूद सभी लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ली से ऊंची आवाज में कहने लगी कि तुम्हारी और यैन की जिंदगी बर्बाद करना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था, लेकिन देखो बिलाखिर जिंदगी ने आज मुझे वो मौका दे ही दिया। यहाँ पर मैं अपना सपना पूरा कर सकती हूँ। लेकिन साथ ही वो ली को वहाँ से भागने के लिए कहती है और खुद भी वहाँ से भागने लगी। इस पर शैन और उसके सभी आदमी उन दोनों का पीछा करने लगे, जिनका रास्ता रोकने के लिए वो रास्ते में आग लगा देती है। लेकिन गेट तक पहुँचते ही ली बाहर से गेट को लॉक कर देती है। कम से कम ये सब लिंग ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इस वक्त वो टोटल शॉक में थी और ली को गेट खोलने के लिए कह रही थी, लेकिन ली को तो जैसे उसकी आवाज ही नहीं आ रही थी और न ही ली उसकी किसी बात पर ध्यान देना चाहती थी। जबकि खुद वो यैन को कॉल करते हुए खुद को पिक करने के लिए कह रही थी, जबकि शैन और उसके आदमी लिंग को लेकर वापस अंदर जा चुके थे। तभी शैन अपने आदमियों से कहने लगा कि आज इस लड़की के साथ वो सब करो कि इसके आने वाली नस्लें भी याद रखें। लिंग बुरी तरह से फंस चुकी थी और खुद को बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील कर रही थी और कहने लगी, याद रखो कि आज मेरे साथ तुम सब भी मरने वाले हो। लिंग पर शैन और उसके आदमियों का कहर टूट पड़ता इससे पहले ही वहाँ पर यैन आ जाता है, जो अपने गार्ड्स के साथ मिलकर वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मजा चखाने लगा। मूवी आगे बढ़ती है तो हम लिंग को देखते हैं, जिसको आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में मौजूद थी। अपने गोद में सर रखकर सोने वाले यैन को देखकर वो कहने लगी कि ये कितना स्क्वेरी इंसान है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि हमेशा इसके साथ होते हुए मुझे सेफ क्यों फील होता है, जबकि मुझे इससे डरना चाहिए। उसे याद आता है कि पास में एक दफा वो यैन के साथ उसकी गाड़ी में मौजूद थी। यैन को स्मोक करता देखकर वो भी स्मोक करने लगी, जिस पर यैन कहता है कि ठीक है मैं स्मोक नहीं कर रहा, लेकिन तुम्हें भी करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके साथ ही यैन उसे अपने मास्टर फू हैंग के बारे में बताने लगा और कहता है कि उसने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। ठीक है कि मैं उसके बिजनेस से नफरत करता हूँ, लेकिन मैं उसकी कोई भी बात टाल नहीं सकता। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि वो मेरे करीब मौजूद लोगों को नुकसान पहुँचाए। जिन लोगों से मैं प्यार करता हूँ उनको प्रोटेक्ट करना बहुत अच्छे से जानता हूँ। ख्यालों की दुनिया से बाहर आते ही लिंग उसके चेहरे को छूने लगी, जिस पर अचानक से उसकी आंख खुल जाती है। यैन उसे खुद के करीब करते हुए पूछने लगा कि तुम मेरे साथ क्या करना चाहती थी, जिस पर वो कहने लगी, भला मैंने तुम्हारे साथ क्या करना है, तुम्हारे माथे पर जख्म है, बस वही देख रही थी। इस पर वो कहने लगा, तुम्हें मेरी बड़ी परवाह हो रही है। वैसे अगर तुम मुझे कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो तो पास्ट में जो कुछ भी हुआ मैं वो सब भूलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन लिंग सख्ती से रिएक्ट करते हुए कहने लगी कि तुम सपनों की दुनिया से बाहर आ जाओ, यही बहुत अच्छा होगा, और साथ ही उसे धक्का देते हुए खुद से दूर कर देती है। यैन दीवार से जा लगा था, तभी वहाँ पर लिंग के डैड और जोंग आ जाते हैं। जोंग आते ही कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन अच्छा है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। जोंग की नजर यैन पर जाती है तो वो कहने लगा कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जिस पर यैन कहता है, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। लेकिन लिंग सिचुएशन को संभालते हुए कहने लगी कि एक्चुअली ये बहुत काइंड हार्टेड इंसान है, एक्चुअली मुझे इन्होंने ही बचाया था, अगर ये ना होते तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। जिस पर लिंग के डैड उन्हें थैंक्स कहते हैं। तभी यैन कहने लगा, मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, और वहाँ से चला जाता है। जोंग लिंग को तसल्ली देने लगा तो उसे फील होता है कि जोंग बहुत ज्यादा खोई हुई है। तभी वो उसे रेस्ट करने के लिए कहने लगा। कुछ ही देर में लिंग के साथ साथ जोंग की भी आंख लग चुकी थी। तभी लिंग को यैन का मैसेज आता है, जो उससे कह रहा था कि अगर थोड़ी देर में तुम नीचे ना आए तो मैं ऊपर आ जाऊंगा। इससे ज्यादा पेशेंस में नहीं दिखा सकता। मुझे नहीं लगता कि कब तक मुझे इस तरह की आंख मचोली करनी है। मैसेज देखते ही लिंग यैन से मिलने के लिए नीचे आ जाती है। तभी जोंग को रियलाइज होता है कि लिंग तो वहाँ पर मौजूद ही नहीं है। कुछ ही देर में लिंग यैन से मिलने के लिए नीचे आती है तो वो अपना कोट उतारकर लिंग को देता है, जिस पर वो बुरी तरह से रेजिस्ट करने लगी। लेकिन भला यैन के सामने उसकी कब चलने वाली थी। तभी यैन उसे पूछता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम जोंग जैसे इंसान को पसंद कर सकती हो सकता है कि तुम्हें जेंटल और एलिगेंट लोग पसंद हो। जिस पर वो कहने लगी कि मैं ये सारी चीजें तुम्हारे साथ डिस्कस नहीं करना चाहती। यैन उसे कहने लगा कि तुम मेरे साथ रही, तुमने मुझे ऐसा शो करवाया कि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन एक्चुअली तुम जोंग से प्यार करती थी और तुमने उसी के साथ एंगेजमेंट की। जिस पर वो कहने लगी कि अगर तुमने यही सब बातें करनी है तो मैं वापस चली जाती हूँ। अगर मुझे पता होता कि तुमने इस बोरिंग टॉपिक को डिस्कस करना है तो मैं नीचे ही ना आती।
पाती। यैन उसे उठाकर ग्रिड पर बिठा देता है और साथ ही अपने बाहों में उठाकर वहाँ से लेकर जाने लगा, लेकिन वो नहीं जानता था कि जोंग ये सब देख रहा है। लिंग को लेकर यैन अपनी गाड़ी के पास आकर उससे पूछने लगा कि आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा, तुम जोंग को बता क्यों नहीं देती कि तुम मेरे साथ हो, क्या तुम सच में उससे प्यार करती हो? मेरी मानो तो तुम्हें उसके साथ ब्रेकअप कर लेना चाहिए। जिस पर वो कहने लगी भला मैं क्यों तुम्हारी बात मानने लगी। इस पर यैन कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम इस पोजीशन में हो कि मेरे साथ बहस कर सको, और साथ ही उसे याद दिलाता है कि तुम मेरे लिए खिलौना हो जिसके साथ मैं जब तक चाहूँ खेल सकता हूँ। जब तक तुम्हारे साथ खेलते हुए मेरा जी ना भर जाए, याद रखो कि तुम सिर्फ मेरी हो। इसके जवाब में यैन कहने लगी कि ठीक है, मैं उसके साथ ब्रेकअप कर लूंगी, क्योंकि जब तुम जैसा इंसान मुझे गंदा कर चुका है तो मैं उसे डिजर्व नहीं करती और ना ही उसके काबिल रही हूँ। इनकी इस बात पर यैन को बहुत गुस्सा आ गया और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है, लेकिन उन दोनों को इस तरह से देखकर जोंग बुरी तरह से टूट चुका था। जबकि दूसरी तरफ हम ली को देखते हैं, जिसके पास आकर यैन उसे पूछने लगा कि लिंग एक बहुत अच्छी फाइटर है, फिर वो इतनी बुरी तरह से जख्मी कैसे हो सकती है। इसके जवाब में ली बताती है कि मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बहुत आहिस्ता भाग रही थी। तभी वहाँ पर मौजूद आदमी बताने लगे कि एक्चुअली इसी ने उसको बंद किया था और इसी की वजह से वो दोबारा पकड़ी गई। चैन के आदमी यैन से कहने लगे एक्चुअली हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि लिंग का ताल्लुक आपसे है, वरना हम कभी भी उसको किडनैप करने की गलती ना करते। इस पर ली कहने लगी कि इनकी बकवास पर यकीन करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, लिंग को वहाँ से जाने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, और वैसे भी आपको कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट है लिंग में, जबकि वो तो आपको घास डालना भी पसंद नहीं करती। इन लड़कों के पास उसकी एक वीडियो भी मौजूद है, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। अभी यैन को वीडियो दिखाई जाती है जिसमें लिंग शैन से कह रही थी कि मेरा यैन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, न ही मैं उसके साथ रिलेशनशिप में हूँ। इनफैक्ट मैं जोंग को पसंद करती हूँ, बल्कि हमारी एंगेजमेंट भी हो चुकी है। अगर मेरी लाइफ में यैन न आया होता तो मैं जोंग के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजार रही होती। यैन का मजाक उड़ाते हुए कहने लगी तुम एक ऐसी लड़की के पीछे ख्वार हो रहे हो जो तुम्हें देखना भी गवारा नहीं करती। जिस पर यैन कहने लगा कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए यही बहुत है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, और साथ ही अपने आदमियों से ली को दिन में तारे दिखाने के लिए कहता है। मूवी के अगले सीन में हम लिंग को देखते हैं जो इस वक्त जोंग के साथ एक शॉप में खड़ी थी और उसे पूछ रही थी कि तुमने मुझे इतनी जल्दी में यहाँ क्यों बुलाया। जोंग उसे कहने लगा कि तुमने मुझे प्रपोज किया था और हम दोनों शादी करने वाले हैं, मुझे लगता है कि हमें सब कुछ जल्दी जल्दी करना चाहिए। एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा घबरा गया हूँ, जानती हो ना आजकल सिचुएशन कितनी कॉम्प्लिकेटेड चल रही है। तुम्हें किसी ने किडनैप कर लिया जबकि अंकल को अरेस्ट कर लिया गया था, ऊपर से मेरी कंपनी में हालात भी ऐसे चल रहे हैं कि लाइफ में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी आ गई है और मैं तुम्हें अच्छे से प्रोटेक्ट भी नहीं कर पा रहा। जिस पर लिंग कहने लगी कि तुम परेशान क्यों होते हो, जो कुछ भी हो रहा है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तभी जोंग उसे वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए कहता है। लिंग को इस ड्रेस में देखकर जोंग को बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। तभी वो उसे हक करते हुए कहने लगा कि प्लीज मुझे छोड़कर मत चली जाना, मैं तुम्हारे बगैर जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता। एक्चुअली मैं तुम्हारे साथ घर बसाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक साथ बूढ़े हो जाएं। तभी लिंग की नजर वहाँ पर खड़े यैन पर पड़ जाती है, जो उन दोनों को इस तरह एक दूसरे के करीब देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। कुछ ही देर में वो अंदर आकर लिंग को किस करने लगा, जिस पर जोंग कहता है कि ये सब क्या चल रहा है। जोंग यैन तक पहुंचता इससे पहले ही यैन के आदमी उसे रोक लेते हैं और यैन उसे कहने लगा कि मैं सब कुछ तुम्हारे सामने खोल कर रखना चाहता हूँ। ये जिस लड़की पर तुम अपनी जान निछावर करते हो ये एक्चुअली मेरी वाइफ है। लिंग यैन से कह रही थी कि प्लीज जोंग को जाने दो, देखो उसका इस सबसे बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम उसको आराम से जाने दो। तुम मेरे साथ जो चाहे कर सकते हो लेकिन उसको बीच में इन्वॉल्व मत करो। यैन जोंग से कहने लगा कि जिस लड़की के लिए तुम अपनी जान देने के लिए भी राजी हो, क्या तुम जानते हो कि इसका पास्ट क्या है। जिस पर वो कहने लगा मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि ये मिशन पर थी। अपने मिशन के दौरान इसने एक ऐसे इंसान को प्रोवोक कर दिया था जो इसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन कुछ भी हो जाए मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। ये मेरी है और मेरी ही होकर रहेगी। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि उससे दूर रहो और उसे टच करने की कोशिश मत करो। जिस पर यैन एक दफा फिर लिंग को किस करने लगा, लेकिन लिंग उसे धक्का देकर कहने लगी कि क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही, मैं तुम्हें कह रही हूँ कि उसे जाने दो। यैन के कहने पर उसके आदमी जोंग को छोड़ देते हैं तो वो आकर यैन को थप्पड़ मार देता है। जिस पर यैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा और वो कहता है तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें मुझसे बचा सकता है, और साथ ही अपने आदमियों को जोंग को मारने के लिए कहता है। लेकिन जोंग को अपनी मार की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी और वो चिल्ला चिल्लाकर यैन से कह रहा था कि लिंग से दूर रहो वरना मैं तुम्हारे बखिए उधेड़ दूंगा। तभी वो गन लेकर जोंग के सामने आ जाता है, लेकिन वो जोंग को शूट करता है इससे पहले ही लिंग उसके सामने आकर जोंग को बचाने की कोशिश करती है। और लिंग के इस जेस्चर ने जैसे यैन को तोड़ कर रख दिया था, उसे दोबारा से अपना पास्ट याद आने लगा जब लिंग उसे मिलने के लिए जेल आई थी और यैन उसे कह रहा था कि देखो मैं सब कुछ तुम्हारी गलती समझकर भूल सकता हूँ, लेकिन तुम अपना और मेरे बच्चे का ढेर सारा ख्याल रखना। इसके जवाब में लिंग ने कहा था कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे बच्चे को जन्म दूंगी, तुम्हारा बच्चा बाकी नहीं रहा और न ही मेरी नजर में तुम्हारे या तुम्हारे बच्चे की कोई इम्पोर्टेंस है।
यान बार बार उससे रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज मेरे बच्चे को कुछ भी मत करना, लेकिन लिंग पर उसकी किसी भी बात का असर नहीं हो रहा था। तभी यान उसे कहने लगा क्या तुम भूल चुकी हो कि तुमने मुझे शूट किया था, तुम्हें मुझ पर रहम नहीं आया था, तुमने ये भी नहीं देखा कि मैं उस वक्त तुम्हारे प्यार में अंधा था। लेकिन लिंग जोंग को बचाने के लिए उसके सामने घुटनों के बल बैठकर माफी मांगती है। यान उसे याद दिलाता है कि किस तरह उसने अपने बच्चे को बचाने के लिए बिलक बिलक कर माफिया मांगी थी, जिस पर लिंग कहने लगी देखो यान मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, तुम चाहो तो मुझे सजा दे सकते हो, लेकिन प्लीज जोंग को जाने दो। यान उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन जब वो जाने लगे तो वो आवाज देकर कहने लगा कि लिंग आज रात मेरे पास आना बिल्कुल भी मत भूलना, जिस पर जोंग को गुस्सा आ जाता है। वो दोबारा से यान की तरफ बढ़ने लगा तो लिंग उसे रोककर कहने लगी कि प्लीज खुदा का वास्ता है ये सब बंद कर दो, मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ, क्या मेरी हालत तुम्हें नजर नहीं आ रही। अगले सीन में हम यान को देखते हैं जिस वक्त बार में ड्रिंक कर रहा था, तभी उसे फू हैंग की कॉल के बारे में बताया जाता है, लेकिन वो इस वक्त किसी से भी बात करने के मूड में नहीं था, इवन अपने मास्टर से भी। ये बात जब उसका असिस्टेंट फू हैंग को बताता है तो फू हैंग पूछने लगा कि आखिर हुआ क्या है, जिस पर बताया जाता है हो सकता है कि इसके फियांसे ने इसे धोखा दिया हो, लेकिन कोई लड़की का चक्कर लग रहा है, जिसमें फू हैंग उसके असिस्टेंट को कुछ ऑर्डर देकर उन पर अमल करने के लिए कहता है। जबकि दूसरी तरफ हम लिंग को देखते हैं जिस वक्त जोंग के साथ मौजूद थी। जोंग उससे पूछ रहा था क्या तुम बताना पसंद करोगी कि ये सब क्या चल रहा है, आखिर मुझे समझ नहीं आ रही कि कब तक इस तरह अनजाना बनकर मुझे तमाशा देखना पड़ेगा। तभी लिंग उसे बताने लगी कि एक्चुअली मैं अपने पेरेंट्स की बायोलॉजिकल डॉटर नहीं हूँ और ये कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में एजेंट का काम करती थी। एक्चुअली मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं थे तो मुझे लगा कि मैं कभी भी नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाऊंगी। मैंने कभी अपनी बॉडी की परवाह नहीं की, कभी ये नहीं सोचा कि मैं किसको डील कर रही हूँ और किस तरीके से डील कर रही हूँ। जब तक तुम मेरी लाइफ में नहीं आए थे मेरी लाइफ में मेरी जिंदगी की कोई इम्पोर्टेंस नहीं थी, लेकिन अब सब चेंज हो चुका है। जिस पर वो माफी मांगते हुए कहने लगा कि मेरे होते हुए भी तुम्हें सब कुछ अकेले झेलना पड़ा। जोंग उससे पूछता है कि क्या यान के साथ तुम्हारी मुलाकात अपने मिशन के दौरान हुई थी, और साथ ही उसे पूछने लगा कि क्या तुम अब तक उससे प्यार करती हो। लेकिन तभी वहाँ पर फू हैंग के बेचू जोंग उससे पूछने लगा कि क्या यान के साथ तुम्हारी मुलाकात अपने मिशन के दौरान हुई थी, और ये कि क्या तुम अब तक उससे प्यार करती हो। तभी वहाँ पर हुफेंग के भेजे हुए आदमी आ जाते हैं। इन्हें देखते ही लिंग बुरी तरह से घबरा जाती है और उनसे पूछने लगी कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वो आदमी कहने लगा कि मैं तुम लोगों को एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने के लिए आया हूँ। वो लिंग से पूछता है कि क्या यही वो लड़का है जो तुम्हारा फियांसे और जिससे तुम शादी करना चाहते हो। तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम यान को अपसेट करोगे और हम करने देंगे। लिंग अच्छे से जानती थी कि खतरे की घंटी बज चुकी है। तभी वो उन आदमियों से कहने लगी कि देखो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम लोगों को यान ने भेजा है। लेकिन लिंग की बात पर कौन ध्यान देने वाला था। तभी वो आदमी जोंग की तरफ बढ़ते हुए उसका हाथ पकड़ के कहने लगा मैंने सुना है कि तुम्हें इस लड़की ने रिंग पहनाई है, जबकि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और इसके साथ ही वो जोंग की वो उंगली काट देता है जिस पर लिंग ने उसे रिंग पहनाई थी, और ये सब उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा था। लिंग की आसमान को छूती चीखें भी उस आदमी को रोकने में नाकाम थी, लेकिन जाने से पहले वो ये कहना न भूला कि इस लड़की से दूर रहो, वरना अगली बार मेरी छुरी तुम्हारे हाथ पर नहीं बल्कि तुम्हारे गले पर पड़ेगी। वो जोंग की उंगली को लेकर वहाँ से चला गया। तभी लिंग जोंग को लेकर हॉस्पिटल पहुँचती है, जहाँ पर डॉक्टर उसे बता रहे थे कि इस इंसिडेंट को ज्यादा टाइम नहीं हुआ, इसलिए हम इस उंगली को दोबारा से अटैच करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जल्द से जल्द उस उंगली को लाना पड़ेगा ताकि हम अपना प्रोसीजर स्टार्ट करें। जबकि दूसरी तरफ यान का आदमी उसे बता चुका था कि जोंग और लिंग के साथ क्या किया गया है। ये खबर मिलते ही यान हॉस्पिटल आता है। तभी उसका सामना लिंग से होता है। लिंग उसे कहने लगी कि मुझे जल्दी से वो उंगली दे दो, देखो तुमने जो कुछ भी किया वो हद से बाहर है, लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ कि वो उंगली मुझे वापस कर दो। जिसके जवाब में यान उससे पूछता है कि अगर मैं कहूँ कि ये सब मैंने नहीं किया तो क्या तुम मेरा यकीन करोगी। और लिंग के पास बिल्कुल भी बहस का टाइम नहीं था। तभी वो यान के आदमी के हाथ में मौजूद छुरी उठाकर अपने गले पर रखते हुए कहने लगी यान अगर तुमने मुझे वो उंगली वापस न की तो मैं अपनी जान ले लूंगी, और मैं ये सच में करने वाली हूँ। वो उस नाइफ से खुद को स्टैब करने वाली थी। तभी यान उसका हाथ रोकते हुए कहने लगा कि मुझे इस तरह से ब्लैकमेल करना बंद करो, तुम अच्छे से जानती हो कि तुम जियो या मरो, मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। और साथ ही बताने लगा कि उस उंगली को हमने फ्रॉस्टर स्ट्रीट पर फेंकवा दिया था, अगर तुम्हें इतनी ही जरूरत है तो वहाँ जाकर ढूंढना शुरू करो। तभी लिंग यान और उसके आदमियों के साथ फ्रॉस्टर स्ट्रीट पहुँचती है। यहाँ पर वो दीवानों की तरह उस फिंगर को ढूंढ रही थी, लेकिन वो इसमें बिल्कुल नाकाम थी। थक हारकर वो वहीं पर बैठ गई। तभी यान उसके पास आकर उसे संभालने लगा, जिस पर वो कहती है कि मुझे नीचे उतारो। यान उसे कहने लगा कि कितनी फिक्र है ना तुम्हें जोंग की, जिस पर वो कहने लगी कि देखो अगर मेरी वजह से वो डिसेबल हो गया तो याद रखो कि मैं पूरी जिंदगी उसे भूल नहीं पाऊंगी। जिस पर यान कहने लगा कि उसे याद रखने का मौका मैं तुम्हें कभी भी नहीं दूंगा। बेबसी की मारी लिंग उसे शोल्डर पर बाइट करती है और खुद भी बेहोश हो गई। तभी यान का आदमी आकर उसे पूछने लगा कि अगर वो फिंगर हमें मिली तो क्या हम हॉस्पिटल पहुंचा दें। इसके जवाब में यान कहने लगा कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, और खुद लिंग को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है।
अगले सीन में लिंग को होश आता है तो वो हॉस्पिटल में मौजूद थी। तभी वो यान से कहने लगी कि मुझे जोंग से मिलने के लिए जाना है, जिसके जवाब में यान कहने लगा कि तुम्हारी खुद की तबीयत ठीक नहीं है, उसकी फिक्र में घुलने से अच्छा है कि तुम अपनी तबीयत पर फोकस करो। लेकिन लिंग तो आज जैसे कुछ और ही मूड में थी। तभी कहने लगी तुम्हें शायद पता नहीं होगा लेकिन मेरे फादर इंजीनियर थे, उन्होंने ट्विन टावर का डिजाइन बनाया था। लेकिन उनकी ये कामयाबी और तरक्की बस कुछ ही दिनों की थी, क्योंकि जल्द ही उन्हें किसी ने ड्रग्स के केस में फंसा दिया जिनमें वो इतनी बुरी तरह से फंस चुके थे कि बाहर निकलने का कोई रास्ता समझ ही नहीं आता था। उनकी जॉब चली गई, अपने 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए भी उन्हें लोगों से उधार लेना पड़ा। लेकिन क्या तुम जानते हो, इसके बाद भी जिंदगी ने उन्हें कभी भी आसानी नहीं दिखाई। जिन लोगों ने उनसे उधार लिया था उन्होंने घर आकर उनके दोनों बाजू काट लिए। क्या तुम इमेजिन कर सकते हो कि ये सब सहना हमारे लिए कितना ज्यादा दर्दनाक था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मेरी मॉम को भी हर तरह से टॉर्चर किया गया। हर रोज वो आदमी अपने बंदों को हमारे घर भेजकर अपने पैसों की डिमांड करता और सिर्फ यही ऑप्शन दिया जाता कि अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो मेरी मॉम अपने आप को उनके हवाले कर दे। मुझे तो याद भी नहीं है कि मेरी मॉम को कितने लोगों ने रेप किया होगा। मेरी आंख हर सुबह किसी के लम्ब से खुलती थी। हर रोज एक नया आदमी मुझे किस कर रहा होता था। इस सब ने मुझे बहुत बेहिस बना दिया। मुझे लगा था कि मुझे जिंदगी में इससे ज्यादा दर्द कोई नहीं दे सकता और मैंने जिंदगी जीने की उम्मीद खत्म कर दी थी। बस सिर्फ एक ही उम्मीद थी, बगैर बाजू के सही, लेकिन मेरे डैड जिंदा हैं। लेकिन एक दिन उन्होंने मुझसे सूप की फरमाइश की। हमारी गली के कॉर्नर में सूप मिलता था। मैं उनके लिए सूप लेने गई, लेकिन जब मैं वापस आई किसी ने मेरे डैड को कत्ल कर दिया था। क्या तुम जानते हो वो कत्ल करने वाला कौन था? वो कोई और नहीं बल्कि फू हैंग था और उसके साथ तुम भी मौजूद थे। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन एक्चुअली मैं तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ। हर वो रात जो मैंने तुम्हारे साथ गुजारी वो मुझे अपनी मॉम की ह्यूमिलिएशन की याद दिलाती है। अब जब मैं तुम्हें देखती हूँ मेरा खून खोल उठता है। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं तुमसे कितनी नफरत करती हूँ। बदले की इस आग में मैंने ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया। मेरी जिंदगी में सिर्फ जीने की उम्मीद तब उठी जब मेरी लाइफ में जोंग आया। मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन कल तुम्हारे कहने पर तुम्हारे आदमियों ने जो जोंग के साथ किया, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि इस वक्त मैं कितनी दर्द से गुजर रही हूँ। तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं कितना गिल्टी फील कर रही हूँ। यान उसे चुप रहने के लिए कहता है और बताता है कि इससे ज्यादा मैं सुन नहीं पाऊंगा। तभी वो कहने लगी तुम्हें अफसोस है कि मैंने तुम्हारे बच्चे को मार दिया, लेकिन मैं अपने डैड के कातिल के बच्चे को कैसे जन्म दे सकती थी। यान गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तभी लिंग अपने ऑर्गेनाइजेशन में कॉल करके बताती है कि मेरे पास उसका हेयर सैंपल मौजूद है, जल्दी से उसका डीएनए टेस्ट करो। यान के जाने के बाद लिंग जोंग से मिलने के लिए उसके पास आती है तो उसे कहने लगी कि प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि तुम्हें इस हालत में देखकर मैं कितना गिल्टी फील कर रही हूँ। एक्चुअली ये सब मेरी वजह से हुआ है। इसके जवाब में जोंग कहने लगा मैं इतने में ही खुश हूँ कि तुम मेरे सामने सही सलामत मौजूद हो। मैं तुम्हें लेकर बहुत ज्यादा परेशान था और तुम्हें गिल्टी फील करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। इसके साथ ही जोंग उसे हक करने लगा। लिंग उसे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर वो कहने लगा कि एक्चुअली मैं थोड़ा सुकून फील करना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर जोंग की मॉम आ जाती है, जो आते ही लिंग को थप्पड़ मारते हुए कहने लगी कि क्या तुम्हें शर्म छूकर भी गुजरी है कभी? तुम्हारी वजह से आज मेरा बेटा इस हालत में है। मुझे लगा था कि तुम मुझे कभी अपनी शक्ल भी नहीं दिखाओगी और कभी मेरे बेटे का सामना करने की हिम्मत भी नहीं करोगी, लेकिन तुम एक नंबर की ढीठ लड़की हो। इस पर जोंग अपनी मॉम से कहने लगा मॉम प्लीज आप उसे इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकती। इस सब में लिंग का कोई कसूर नहीं है। लेकिन मॉम उसे कहने लगी कि तुम बिल्कुल चुप कर जाओ, मेरे सामने बोलने की गलती बिल्कुल भी मत करना। मैंने इस लड़की को जितना बर्दाश्त करना था कर लिया। मैं इसको तुम्हारी जिंदगी में एक दिन भी और बर्दाश्त नहीं करूंगी। लिंग उनसे कहने लगी एक्चुअली आंटी आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है। मैं मानती हूँ कि मेरी वजह से आज जोंग इस हालत में है, लेकिन मुझे बहुत अफसोस है। लिंग वहाँ से जाने लगी तो जोंग उसे रोकने के लिए उसके पास आता है। अचानक से लिंग को चक्कर आने लगी और वो बेहोश हो जाती है। टेस्ट करने पर डॉक्टर बताते हैं कि एक्चुअली लिंग प्रेग्नेंट है। ये खबर तो जैसे उन सब के ऊपर बम की तरह टूट पड़ी। तभी आंटी कहने लगी कि देखो जोंग, मैंने कहा था ना कि ये एक नंबर की कैरेक्टरलेस लड़की है। भला इस तरह की लड़की की तुम किस तरह से साइड ले सकते हो? लिंग डॉक्टर से कहती है कि मैं अबॉर्शन कराना चाहती हूँ, जिस पर डॉक्टर कहने लगे कि देखिए आपका पहले भी एक दफा मिसकैरेज हो चुका है, आप दोबारा से रिस्क नहीं ले सकती। लेकिन उसने तो जैसे डिसाइड कर ही लिया था कि वो जरूर अबॉर्शन कराएगी। तभी डॉक्टर कहने लगा कि अगर आप दोबारा अबॉर्शन करवाती हैं तो इसके बाद आप कभी भी मां नहीं बन सकती। ये सुनते ही लिंग अपने फैसले पर दोबारा से सोचने लगी। तभी जोंग उसे पूछता है कि क्या तुम इस बच्चे को रखना चाहती हो? जोंग की मॉम लिंग को बुरी तरह से ह्यूमिलिएट करती है। तभी लिंग कहने लगी कि देखो जोंग, मैं इस बच्चे को अबॉर्ट नहीं करना चाहती। अगर तुम मेरा साथ नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि हमें ब्रेकअप करना चाहिए। इस पर जोंग उसके पास आकर उसे हक करके कहने लगा कि देखो अगर तुम इस बच्चे को रखना चाहती हो तो मैं तुम्हारा साथ देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन प्लीज ब्रेकअप की बात मत करो। इस बात पर जोंग की मॉम को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा और वो अपने बेटे से कहती है कि तुम्हें आज डिसाइड करना है कि तुम अपनी लाइफ में मुझे चाहते हो या इस लड़की को। इसके होते हुए तुम मुझे भूल जाओ। तुम कैसे किसी और के बच्चे को पाल सकते हो? क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि ये लड़की किस हद तक कैरेक्टरलेस है? जोंग अपनी मॉम से कहने लगा कि वो जरूर लिंग का साथ देगा, भले कुछ भी हो जाए। जिस पर उसकी मॉम कहने लगी कि अगर तुमने इस लड़की को अपनी लाइफ में रखना है तो भूल जाओ कि तुम्हारी माँ भी थी जिसने तुम्हें जन्म दिया था। अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा और ये लड़की तुम्हारी लाइफ में रही तो मैं कभी भी तुम्हें अपना दूध माफ नहीं करूंगी। तभी लिंग अपने हाथ
में मौजूद रिंग उतारते हुए जोंग से कहने लगी कि एक्चुअली तुम्हारी मॉम सही कह रही हैं। जोंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ लेकिन मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करती। तुम्हें अपनी जैसी इनोसेंट लड़की चाहिए। और साथ ही आंटी से वादा करती है कि वो कभी भी जोंग को अपनी शक्ल नहीं दिखाएगी। लिंग के इस डिसीजन ने जोंग को बुरी तरह से तोड़ कर रख दिया था, लेकिन इस सबसे लिंग को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी वो डॉक्टर से कहने लगी कि मैं अबॉर्शन करना चाहती हूँ। डॉक्टर एक दफा फिर उसे वार्न करता है, जिसके जवाब में वो कहने लगी कि मुझे कॉन्सिक्वेंसेस की कोई परवाह नहीं है। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं इस बच्चे को नहीं रखना चाहती। जबकि दूसरी तरफ बाहर आते ही डॉक्टर यान को कॉल करके उसे लिंग की प्रेगनेंसी के बारे में बताने लगा। मूवी आगे बढ़ती है तो हम लिंग को देखते हैं, जिस वक्त अपने अबॉर्शन कराने के लिए बिल्कुल रेडी थी। तभी वहाँ पर जोंग आ जाता है, जो उसे कहने लगा कि लिंग, मैं तुम्हें ये सब बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा। तुम्हें सर्जरी कराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें इस बच्चे के साथ एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। प्लीज ये सब मत करो। तुम जानती हो इसके बाद तुम कभी भी माँ नहीं बन पाओगी। तभी वो कहने लगी कि ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, ये यैन का बच्चा है। हम कैसे उसके बच्चे को पाल सकते हैं? जिस पर जोंग कहने लगा कि यैन कितना बुरा इंसान है मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरी मॉम हमारे अगेंस्ट है, मुझे इससे भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि किसी और की वजह से तुम माँ बनने का हक खो दो। मैं इस बच्चे को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, बल्कि हम दोनों इस बच्चे को बहुत अच्छे से पालेंगे। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं एक बहुत अच्छा पिता बनने की कोशिश करूंगा। और इसके साथ ही वो लिंग को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि उन दोनों को इस शहर से भाग जाना चाहिए, ताकि वो यैन की पहुंच से बहुत दूर चले जाएं और सुकून से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें। लिंग उसे बताती है कि ये सब इतना आसान नहीं है। जिस पर जोंग कहने लगा कि देखो, तुम मुझ पर यकीन करके देखो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम दोनों इतने दूर चले जाएंगे कि वो हमारा साया भी नहीं ढूंढ पाएगा। जोंग लिंग को लेकर वहाँ से जा चुका था, तभी वहाँ पर यैन आ जाता है। उसके आदमी उसे बताने लगे कि हमने सर्विलेंस फुटेज चेक की है, लिंग जोंग के साथ यहाँ से जा चुकी है। जिस पर वो कहने लगा वो दोनों यकीनन एयरपोर्ट की तरफ जा रहे होंगे। के दूसरी तरफ हम लिंग को देखते हैं, जो इस वक्त जोंग के साथ गाड़ी में मौजूद थी और वो दोनों एक्चुअली एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे। तभी जोंग उसे कहने लगा कि एक दफा हमें फ्लाइट में बैठ जाने दो, उसके बाद यैन कभी भी हम तक नहीं पहुंच पाएगा। जबकि यैन मुसलसल लिंग को कॉल कर रहा था, जो वो अटेंड नहीं कर रही थी। लेकिन जल्द ही वहाँ पर यैन की गाड़ी आ जाती है, जो उनकी गाड़ी को रोकते हुए लिंग को नीचे उतार कर कहने लगा, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मेरे बच्चे को पेट में लेकर तुम यहाँ से भाग सकती हो? देखो कितनी ऑडिशियस हो तुम, तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है, लेकिन राधे तुम किसी और के साथ गुजारना चाहती हो। जोंग उसे कहने लगा कि यैन इस लड़की से दूर रहो। जिस पर वो कहने लगा कि इसके साथ तो मैं वो करूंगा कि तुम याद रखोगे। यैन लिंग से कहने लगा कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स का बदला लेने में तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। अगर तुम यही सब करती रही तो मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा। अगर तुम मेरा साथ कबूल करने के लिए रेडी नहीं हो तो फिर भूल जाओ कि तुम किसी भी तरह से फुहेंग से अपना बदला ले सकती हो। जिस पर लिंग कुछ न कुछ राजी हो चुकी थी। तभी यैन उसे अपने हाथों में उठाता है, जिस पर जोंग एक पत्थर उठाकर यैन के सर पर मार देता है और यैन का सर बुरी तरह से जख्मी हो चुका था। सीन शिफ्ट होता है तो हम लिंग को देखते हैं, जो इस वक्त यैन के सर पर दवाई लगा रही थी। तभी यैन उसे कहने लगा कि प्लीज मुझे एक मौका दे दो, मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। हम दोबारा से सब कुछ स्टार्ट करेंगे। लेकिन लिंग उसको कोई जवाब देने के बजाय उसके करीब होते हुए उसे किस करने लगी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि लिंग अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए उसे अपनी मजीद कुर्बत दिखाती है और उन दोनों के बीच एक खूबसूरत रात गुजरने लगी। अगली सुबह लिंग की आंख खुलती है तो अपने साथ बिस्तर पर मौजूद यैन को देखते हुए वो सोचने लगी कि काश हमारा पास्ट ऐसा ना होता जैसा है। काश कि हम भी बाकी कपल्स की तरह सिंपल फ्यूचर पेरेंट्स होते, लेकिन ये काश हमारी जिंदगी में बहुत बड़ी तबाही लाने वाला है। मैं कभी भी एक ऐसे इंसान से प्यार नहीं कर सकती जिसके हाथों पर खून लगा हो। वो यैन का ब्लड सैंपल लेकर वहाँ से जा चुकी थी। तभी यैन आंखें खोलकर कहने लगा कि तुम जो भी हासिल करना चाहती हो मैं वो जरूर तुम्हें दिलाऊंगा, भले वो कुछ भी हो। नेक्स्ट सीन में हम लिंग को देखते हैं, जिसकी आंख खुली तो मेडू से कह रही थी कि आपको ये पॉलिश ट्राई करना चाहिए, ये सर ने खुद आपके लिए बनाया, वो भी पूरे 2 घंटे लगाकर। इनको रियलाइज होता है कि उसने कल से कुछ नहीं खाया, लेकिन फिर भी उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था। तभी वो अपना फोन उठाकर कॉल करने लगी तो मैड उसके हाथ से फोन लेकर कहने लगी कि आपको इस सब की परमिशन नहीं है, इसलिए सर ने कहा था कि आपको किसी से ज्यादा घुलने मिलने ना दिया जाए। जिस पर वो पूछने लगी क्या उसे डर है कि मैं उससे भाग जाऊंगी। तो इस पर मैड कहने लगी कि नहीं, उसे डर है कि कहीं आपको कोई नुकसान ना पहुंचाए। तभी लिंग टेबल पर मौजूद गाड़ी की चाबियों को उठाकर बाहर की तरफ भागने लगी। वो गाड़ी को बाहर निकालती है तभी सामने से यैन आता है, जो उसको कॉल करके पूछ रहा था कि तुम कहाँ जा रही हो, वो भी बिना परमिशन के। इसके जवाब में लिंग कहती है मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी भी काम के लिए तुम्हारी परमिशन की कोई जरूरत है और न ही मैं तुम्हें जवाब दे हूँ, अच्छा होगा कि तुम सामने से हट जाओ। एन कहने लगा कि देखो कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंच जाए। जिस पर वो कहने लगी कि अगर तुमने रास्ता ना छोड़ो तो मैं खुद को नुकसान भी पहुंचा दूंगी। इस तरह ना चाहते हुए भी यैन उसको जाने देता है। नेक्स्ट सीन में हम लिंग को देखते हैं, जो इस वक्त जोंग से मिलने के लिए आ चुकी थी और उसे बता रही थी कि तुम्हें मेरे बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
जोंग उसे रिपोर्ट्स देते हुए बताने लगा कि डीएनए रिपोर्ट्स आ चुकी हैं और उसके मुताबिक यान वो लड़का नहीं है जिसको तुमने शूट किया था। और मन ही मन में कहने लगा कि प्लीज लिंग मुझे माफ कर दो, लेकिन तुम्हें हासिल करने के लिए तुमसे ये झूठ बोलना जरूरी था। और उसे बताने लगा कि एक्चुअली मैंने यान की सारी इन्वेस्टिगेशन करवा ली है। जब से वो जेल से आया है उसने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी आड़ में उसको दोबारा अरेस्ट करवाया जाए। और साथ ही बताता है कि हुफेंग वापस आ रहा है और मुझे लगता है कि तुम्हें उससे जरूर मुलाकात करनी चाहिए। जोंग लिंग को समझाता है कि हुफेंग को अरेस्ट करवाना आसान है क्योंकि वो बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, लेकिन अगर हम यान को फंसाना चाहते हैं तो इसके लिए तुम्हें दोबारा से गेम में खुद को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। फिलहाल हमारे पास हुफेंग के खिलाफ कुछ एविडेंसेस मौजूद हैं, लेकिन वो नाकाफी हैं। अगर हम वो अदालत में पेश करते हैं तो अदालत उसे सजाए मौत नहीं सुनाएगी, इसलिए बेहतर होगा कि हम मजीद एविडेंसेस हासिल करें। इसके लिए हमें उसके ऑफिस की सेफ तक पहुंचना होगा, जिसकी की को हासिल करना एक बहुत मुश्किल काम है। क्या तुम जानती हो हुफेंग की वेस्ट पर एक ग्राफिक डिजाइन किया गया है? मुझे लगता है कि वही उस सेफ की है। मूवी के अगले सीन में हम लिंग को देखते हैं जो इस वक्त हुफेंग के सामने मौजूद थी और उसे सिड्यूस करने की भरपूर कोशिश कर रही थी, जबकि मन ही मन में कह रही थी दिल तो करता है कि तुम्हें जिंदा चबा जाओ। वो हुफेंग के लिए डांस करते हुए खुद को उसकी बाहों में गिरा देती है, जिस पर वो उसको इंजेक्शन लगाकर बेहोश करते हुए कहने लगा तुम शायद जानती नहीं लेकिन मैं इस खेल का मंझा हुआ खिलाड़ी हूँ। वो लिंग का मास्क उतारता है तो कहने लगा तुम्हें 3 साल पहले हमने कितना जबरदस्त सबक सिखाया था, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें सिर्फ अपनी मौत ही चाहिए, तभी दोबारा उठकर आ गई हो। अगले सीन में हुफेंग को दिखाया जाता है जो इस वक्त यान को बुरी तरह से मारते हुए कह रहा था कि तुम खुद को कंपनी का सीईओ समझते हो। क्या तुम्हें आइडिया भी है कि तुम्हारे आने के बाद कंपनी कितनी नीचे गई है? मुझे तो शर्म आ रही है कि तुम जैसे इंसान को मैंने पाल पोस कर बड़ा किया। क्या तुम्हें जरा भी आइडिया है कि बिजनेस कैसे किया जाता है? और साथ ही वो कहने लगा कि आज के बाद मैं सभी ट्रांजैक्शंस को खुद कंट्रोल करूंगा, तुम्हें किसी भी चीज में इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं है। वो वहाँ से जाने से पहले पूछने लगे मैंने सुना है कि तुमने किसी और की वाइफ को किडनैप किया हुआ है। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें लड़कियों से दूर रहना है, क्या जरूरत है किसी के प्यार के चक्कर में पड़ने की? तभी वो कहने लगा कि वो लड़की सिर्फ मेरे लिए खिलौना है, जब तक मेरा जीना भर जाए वो मेरे पास ही रहेगी। लेकिन हुफेंग उसे वार्न करता है कि उसे लड़कियों से दूर रहना चाहिए। अगले सीन में हम यान को देखते हैं जो अपने घर पर मौजूद सोफे पर सो रहा था। तभी लिंग जो उसके ऊपर कंबल डालने आई थी उसके जिस्म पर मौजूद जख्मों को देख चुकी थी और पूछने लगी कि ये सब कैसे हुआ। लिंग उस जख्मों को देखने की कोशिश करती है, तभी यान कहने लगा बहुत शौक है तुम्हें मेरे जख्म देखने का, आ जाओ करीब, मैं तुम्हें अपने सारे जख्म दिखा देता हूँ। जिस पर वो उठकर वहाँ से जाने लगी। सीन शिफ्ट होता है तो हम यान को देखते हैं जो इस वक्त अपने ऑफिस में असिस्टेंट के साथ मौजूद था। तभी असिस्टेंट उसे बताता है कि कल कंपनी में एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन होने वाली है। वो यान को बताने लगा कि आप और आपके डैड की जितनी भी ट्रांजैक्शन है और आपके सभी क्रिमिनल रिकॉर्ड को अच्छे से हैंडल किया जा रहा है, जिस पर यान कहने लगा कि वो इन सारी चीजों को खुद देखेगा। असिस्टेंट बताता है कि जोंग ने आपकी रिपोर्ट्स को चेंज करके लिंग को धोखा देने की कोशिश की है, जिस पर वो कहने लगा कि कोशिश करना आइंदा लिंग जोंग के पास ना जाए। मैं नहीं चाहता कि जोंग किसी भी तरह से लिंग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। दूसरी तरफ हम लिंग को देखते हैं जिसे होश आता है तो हुफेंग उसे किडनैप कर चुका था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसके साथ एक टाइम बॉम्ब बांधा गया था। तभी हुफेंग उसके करीब आते हुए पूछने लगा वैसे तुम खुद ही बताओ मुझे तुम्हें कैसे मारना चाहिए, छुरी से तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े करके या फिर तुम्हारा गला घोट कर? मुझे लगता है कि तुम्हें इतनी आसानी मौत नहीं देनी चाहिए। तुम यहाँ पर बैठकर अपने आखिरी लम्हे गिरो, मैं जा रहा हूँ। इतने में वहाँ पर जोंग अपने ऑर्गेनाइजेशन के बाकी लोगों के साथ आ जाता है, जिसकी आवाज सुनते ही लिंग कहने लगी कि जोंग यहाँ से चले जाओ, मैं अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे गिन रही हूँ। जोंग दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन लिंग उसे वहाँ से जाने के लिए कहने लगी और उसे बताती है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम बिला वजह अपनी जान गंवा दो। उसी देर में हुफेंग और जोंग समेत बाकी सभी लोग भी वहाँ से जा चुके थे। तभी लिंग को आवाज आती है कि कोई दरवाजे को जोर जोर से मार रहा है। वो कहने लगी कि जोंग मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तुम बिला वजह क्यों अपनी जान को खतरे में डाल रहे हो जबकि तुम जानते भी हो कि मैं नहीं बच सकती। बॉम्ब को एक्सप्लोड करने में अभी कुछ ही सेकंड्स बाकी थे। तभी दरवाजा खुलता है और कोई अंदर आकर उस बॉम्ब को निकालकर बाहर फेंक देता है। लेकिन जब लिंग उसका मास्क उतारती है तो उसे रियलाइज होता है कि उसको बचाने वाला जोंग नहीं बल्कि यान है। और ये देखकर वो बुरी तरह से रोने लगी। वो यान से कह रही थी तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी, देखो तुमने अपने आप को कितनी बुरी तरह से जख्मी कर दिया। जिस पर वो कहने लगा कि मैं अपनी माजी का अजाला करना चाहता हूँ। इतने में जोंग भी अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँच चुका था। तभी लिंग उसे कहने लगी कि प्लीज जोंग इसे हॉस्पिटल पहुँचा दो, प्लीज तुम्हें मेरा वास्ता। जोंग अपने आदमियों से कहता है कि इसको हॉस्पिटल ले जाओ, लेकिन याद रखो कि होश आते ही इसको अरेस्ट करना है, इस बार ये बिल्कुल भी बचकर नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम लिंग को देखते हैं जिसे होश आता है तो डॉक्टर उसे बताने लगी कि तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक है, उस बारे में तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। लिंग डॉक्टर से यान के बारे में पूछती है तो वो बताने लगी कि एक्चुअली उनको जल्द ही होश आ गया था और प्रोसीजर के थ्रू उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। नेक्स्ट
अनएक्सपेक्टेडली ये सुनकर लिंग को बहुत ज्यादा अफसोस होने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता चलकर बाहर आती है, तभी उसे जोंग की आवाज आने लगी, जो इस वक्त कह रहा था कि कुछ भी हो जाए लेकिन यान की असलियत कभी भी लिंग के सामने नहीं आनी चाहिए। जिस पर उसके सामने मौजूद शख्स कह रहा था कि एक्चुअली यान इस तरह की किसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ही नहीं है। हमने हर तरह से इन्वेस्टिगेशन करके देख ली है लेकिन वो किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं है, तो एविडेंस कहाँ से लाया जाए। इस पर जोंग कहता है कि अगर वो डायरेक्टली किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है तो इनडायरेक्टली जरूर होगा, कुछ और नहीं तो उसे हुफैंग के साथ जोड़ दो। लेकिन याद रखो वो जेल से बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए। जिस पर उसका असिस्टेंट बताने लगा कि एक्चुअली वो हुफैंग को अरेस्ट करवाने में बहुत ज्यादा कोऑपरेट कर रहा है। जोंग कहने लगा वो ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि अदालत उसे आजाद कर दे, लेकिन मेरे होते हुए वो कभी भी वापस नहीं आ सकता, भले इसके लिए मुझे एक फेक एविडेंस ही क्यों ना अरेंज करना पड़े, क्योंकि अगर वो बाहर आ गया तो लिंग उसे अपना लेगी और ऐसा मैं कभी भी नहीं चाहूंगा। तभी लिंग बिल्कुल पूरी तरह से टूट चुकी थी और सोच रही थी कि एक तरफ एक ऐसा इंसान है जो सच को सच कहता है, उसके पास्ट की वजह से मैंने उसको हमेशा आग में जलाने की कोशिश की जबकि वो मेरे लिए अपनी जान तक खतरे में डालने के लिए तैयार था। दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है जो इनोसेंस की आड़ में अपने मुफाद के लिए मुझे बेदर्दी से इस्तेमाल करता जा रहा है। वापिस अपने बेड पर आती है, तभी जोंग उससे मिलने के लिए आता है और पूछता है कि क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, जिस पर वो कहने लगी कि एक्चुअली ये मॉर्निंग सिकनेस है। लिंग उससे पूछने लगी कि आखिर मुझे कब डिस्चार्ज किया जाएगा, एक्चुअली मैं घर जाना चाहती हूँ, मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी सेफ फील नहीं होता। जिस पर जोंग कहने लगा कि ठीक है मैं तुम्हें घर भिजवा दूंगा। अगले सीन में हम लिंग को देखते हैं जो इस वक्त यान से मिलने के लिए पहुंच चुकी थी। वो यान से बात करते हुए कह रही थी मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम गिल्टी नहीं हो, प्लीज कुछ भी हो जाए लेकिन तुम कोर्ट में कभी भी अपनी गलती का इकरार मत करना, मैं और मेरा बच्चा तुम्हारा वेट करेंगे, भले तुम्हें बाहर आने में कितने भी साल लग जाएं। लिंग यान से कहने लगी कि भले पूरी दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट हो जाए लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन उसकी किसी बात पर रिएक्ट करने की बजाय यान वहाँ से उठकर चला जाता है। लिंग को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उसकी ये सारी बातें जोंग सुन रहा है। तभी जोंग अपने असिस्टेंट से कहने लगा शुक्र है मैंने पहले ही अच्छा सेटअप तैयार कर लिया था, वरना इस लड़की का तो कोई दीन ईमान ही नहीं है, पल में तौला होती है और पल में माशा। सीन शिफ्ट होता है तो जोंग लिंग से मिलने के लिए उसके घर पर आता है। एक्चुअली वो ड्रंक था। तभी लिंग उसे कहने लगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इसके जवाब में जोंग उसे कहता है तुम मेरे बारे में सब कुछ जान गई हो ना, मैं अच्छे से जानता हूँ। लेकिन लिंग अनजान बनते हुए कहने लगी कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, मेरे पास जानने के लिए क्या बचा है। जोंग उसे कहता है कि तुम्हारा बिल्कुल भी भरोसा नहीं, जरा सा बैलेंस खराब हो और तुम अपना दिल किसी और को दे देती हो, तुम्हें पता भी नहीं कि तुम किसको चूज करना चाहती हो। मुझे समझ नहीं आती उस डीप इंसान में ऐसा क्या है कि तुम उसके लिए पूरी दुनिया से टक्कर लेने के लिए तैयार हो। जिस पर लिंग उसे पूछने लगी कि आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो। जोंग उसे कहने लगा तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए तुम्हें बता दूं कि जो एक्सप्लोजन हुआ था उसकी वजह से यान बहरा हो चुका है, अब उसके कान काम नहीं करते। तुमने उसे जो भी बातें कही थी उसने उसमें से कुछ नहीं सुना। इनफैक्ट उसके कानों में मौजूद एयर एड की वजह से उसने सिर्फ वही सुना जो मैं उसे सुनवाना चाहता था, और मैंने उसे ये सुनवाया कि तुम इस जेल में सड़ जाओ। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तुम कभी भी इस जेल से बाहर आओ। मैं तुम्हारे इस बच्चे के साथ भी वही करूंगी जो मैंने पिछले के साथ किया था। और ऑब्वियसली ये उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त ना हुआ, तभी वो गुस्से में वहाँ से उठकर चला गया। लिंग जोंग से कहती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, क्या तुम भूल चुके हो कि हमारा कितने सालों का ताल्लुक है। लेकिन जोंग पर उसकी किसी बात का असर नहीं हो रहा था। जोंग लिंग को लेकर घर के अंदर आता है, तभी वो कहने लगी कि मुझे समझ नहीं आती तुम इस हद तक कैसे गिर सकते हो, तुमने यान के ऊपर कितना गंद उछाला है, यान को नीचे गिराने के लिए तुम खुद कितने नीचे चले गए हो, तुम्हें ये आइडिया भी नहीं हो रहा। जिस पर वो कहने लगा कि कम से कम तुम मुझे भाषण मत दो, तुम्हें खुद भी नहीं पता कि तुम किससे प्यार करती हो और किससे नहीं। लेकिन खैर इतने साल जो मैंने तुम्हारे साथ मेहनत की उसकी कॉम्पनसेशन तो मैं तुमसे लेकर ही रहूंगा। इसके साथ ही वो लिंग के करीब होते हुए उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। लिंग रेजिस्ट कर रही थी लेकिन जोंग के सामने वो बिल्कुल हेल्पलेस थी। तभी वहाँ पर उनके ऑर्गेनाइजेशन की टीम आ जाती है जिनके साथ वेन्यू भी मौजूद थी। वेन्यू जोंग से कहने लगी कि तुम्हें अपने कोलीग्स को हैरास करने, लोगों को इंटेंशनली इंजर्ड करने और डॉक्यूमेंट्स की फॉर्जरी के केस में अरेस्ट किया जाता है। इसके साथ ही उसकी टीम जोंग को लेकर वहाँ से जा चुकी थी। उनके जाने के बाद वेन्यू लिंग से कहने लगी मैंने वो सारे प्रोसीजर्स फॉलो किए थे जो तुमने मुझे करने के लिए कहा था, और मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि यान को लेकर जो डॉक्यूमेंट्स तुम्हें जोंग ने दिखाए थे वो फेक थे। इनफैक्ट यान तो वो लड़का है ही नहीं जिससे तुम अपना बदला लेना चाहती हो, बल्कि उस लड़के की तो आज से 6 साल पहले ही डेथ हो गई थी। मुझे लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने ही तुम्हें गलत बंदा पकड़ा दिया था। और लिंग कहने लगी कि अपने बदले की आग में मैंने यान को कितना टॉर्चर किया, और वो है कि सीसा पलाई बनकर मेरे सामने डटकर खड़ा रहा। इस पर वेन्यू से तसल्ली देते हुए यकीन दिलाती है कि हम सब मिलकर यान का नाम क्लियर करवाकर उसे बाहर निकाल देंगे। तभी वेन्यू को कॉल आती है जिसमें उसको बताया जाता है कि यान की डेथ हो चुकी है। जब ये खबर वेन्यू लिंग को बताती है तो ये लिंग के ऊपर एक पहाड़ बनकर टूटी। वो फूट फूट कर रोते हुए कहने लगी कि मैं जानती थी कि मैं उसे डिजर्व नहीं करती। अपने हालत की परवाह किए बिना लिंग भागकर डिटेंशन सेंटर की तरफ जाना शुरू कर देती है, जबकि वेन्यू भी उसके साथ थी। वो रोते हुए कह रही थी कि यार प्लीज ऐसे मत करो, मैं जानती हूँ कि गलती मेरी थी लेकिन इतनी बड़ी सजा मत दो।
जब तुमसे नफरत थी तब भी मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, अब तो फिर भी मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए स्विच हो चुकी हैं। तभी उसे नजर आता है कि यान उसके सामने खड़ा उसे कह रहा है कि ये तुमने अपनी क्या हालत कर दी है। तुम तो मुझसे कहा करती थी कि मुझे मौत की घाट उतारने के बाद तुम सुकून से अपनी लाइफ एंजॉय करोगी, लेकिन देखो एक ही दिन में तुम्हारी क्या हालत हो गई है। तभी लिंक को रियलाइज होता है कि एक्चुअली उसके सामने वेन्यू खड़ी है, जो लिंक को खुद को संभालने का कह रही थी और उसे समझा रही थी कि कम से कम तुम्हें अपने बच्चे के लिए होश से काम लेना होगा। तभी लिंक वेन्यू के पास आकर कहने लगी, वेन्यू प्लीज बोल दो कि ये झूठ था, तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो ना। मैं जानती हूँ कि यान जैसा जीता जाता आदमी कभी भी इतनी अचानक नहीं मर सकता, वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान है। इसके जवाब में वेन्यू कहने लगी कि देखो लिंक, मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रही, इस वक्त तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा। उसकी डेथ हो चुकी है क्योंकि एक्सप्लोजन में वो बुरी तरह से जख्मी हो चुका था। लिंक कहने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने खुद मुझे बताया था कि वो एक अच्छा इंसान है। जिस पर वेन्यू कहने लगी कि अच्छा इंसान होने का मतलब ये नहीं कि उसे मौत नहीं आएगी, उसकी इंजरीज काफी डीप थी। अगर जोंग उसे पुलिस के हवाले ना करता तो शायद वो बच जाता, लेकिन जोंग ने उसे मौत के मुंह उतार दिया। लेकिन जो भी हो, अब तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा, जो होना था वो हो चुका है। लेकिन ये सब लिंक के लिए बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था। तभी वो कहने लगी कि नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं जानती हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो, मेरी सिक्स्थ सेंस मुझे बता रही है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ। तुम सब ने मिलकर मुझे अंधेरे में रखा हुआ, लेकिन मैं किसी के धोखे में नहीं आने वाली। अचानक से लिंक की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है और वो बेहोश हो गई। मूवी के लास्ट सीन में हम लिंक को देखते हैं, जो इस वक्त वॉक करते हुए कह रही थी कि बेबी प्लीज अपनी मॉम को परेशान मत करो, देखो मैं तुम्हें वॉक के लिए बाहर लाई हूँ, देखो आज मौसम कितना अच्छा है, लेकिन पता नहीं मेरा दिल आज भी बहुत उदास है। हमेशा की तरह आज उसे फिर यान की याद सता रही थी। उसे एक दफा फिर अपने चेहरे पर यान का लम्स महसूस होता है। लिंक अभी यान की यादों में खोई हुई थी, तभी उसको अपने मोबाइल फोन पर ईमेल रिसीव होती है, जो एक्चुअली उसके ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से थी। चाइना की पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसी ने इस तरह की अंडरग्राउंड टीम्स को बाकी अंडरग्राउंड टीम्स के लिए इबरत का निशाना बना दिया है। इसमें बताया जा रहा था कि अंडरग्राउंड फुहेंग टीम को पूरी तरह से वाइप किया जा चुका है। अब पूरी चाइना में फुहेंग का कोई भी नामो निशान बाकी नहीं रहा। इतने में लिंक को यान की आवाज आती है, जो उसे पुकार रहा था, लेकिन जब वो मुड़कर देखती है तो वहाँ यान तो क्या कोई भी मौजूद नहीं था। तभी वो सोचने लगी कि आखिर मैं इस न्यूज को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रही। यान की डेथ को कितने महीने हो चुके हैं, लेकिन मैं हूँ कि अब तक इल्यूजन्स का शिकार हो रही हूँ। इतने में वहाँ पर यान की एंट्री होती है, जो लिंक के पास आकर उसे हाथ से पकड़कर अपने करीब लाने के बाद हक कर लेता है। यान की प्रेजेंस पर तो लिंक को यकीन ही नहीं आ रहा था। तभी वो छूते हुए खुद को यकीन दिला रही थी। यान को देखते ही उसकी आंखें भर चुकी थी। तभी वो उसके चेहरे पर चुटकी काटते हुए पूछने लगी कि यान ये तुम ही हो ना? जिसके जवाब में यान कहता है कि क्या तुम मुझे दोबारा से मारना चाहती हो? लेकिन लिंक का गुस्सा अब भी कम नहीं हुआ था। तभी वो कहने लगी, बस्टर्ड तुम जिंदा हो और मेरे पास आए भी नहीं। तभी वो कहने लगा कि देखो मैं जानता हूँ कि मुझे तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मेरी मजबूरी थी। अगर मैं अपनी मौत की न्यूज स्प्रेड ना करवाता तो हुफेंग और उसके बंदों को पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता। इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। वो लिंक को एक्सप्लेन करते हुए उसे कहने लगा कि तुम इस फील्ड में रह चुकी हो, तुम जानती हो कि ये कैसे काम करता है। अगर मैं ये सब ना करता तो वो आज तक दंदनाता फिर रहा होता। लिंक का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, लेकिन यान उसे शांत रहने के लिए कहता है और उसे कहने लगा कि देखो तुम्हारे पेट में मौजूद हमारा बेबी बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मॉम और डैड लड़ाई करें, इसलिए प्लीज तुम गुस्सा थूक दो और शांत हो जाओ। इसके साथ ही यान लिंक को हक करते हुए कहने लगा कि मेरे साथ अब्रॉड शिफ्ट होने की तैयारी कर लो, क्योंकि अब से हम दोनों एक नई जिंदगी स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हमें कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। वो दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करते हैं और इस हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी मूवी खत्म हो चुकी थी। लेकिन अगर यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मज़ीद ऐसी जबरदस्त चाइनीज मूवीज के लिए स्टे ट्यून्ड।